नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं इश्यू टुनाइट। सियासत कहती है अजी सत्ता में आए तो रसूखदारों करीबियों को खुश करना होगा, या आम भाषा में मैं कहूं तो एडजस्ट करना होगा। आज फिर एक ऐसी ही वानगी देखने को मिली। बीजेपी ने 2 नए सदस्यों को शपथ दिलाई यूपीएससी में। यूपीएससी की बात करें हम, लेकिन बात यही नहीं थमी। एक तरफ विपक्ष के आरोप हैं कि सरकार अपने करीबियों को ला रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों की खींचातान कई सवाल खड़े करती है। तो सरकार ने सदस्यों के नाम को लेकर मतभेद हैं इसमें। साथ ही एचपीएससी और एचएसएससी के सदस्यों की नियुक्ति से भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियों की उम्मीद क्या रखे जनता, तो कई सवाल हैं और मेरे साथ पैनल है। इन बिंदुओं पर, इन सवालों पर चर्चा करने से के लिए उससे पहले देखेंगे हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 और नए सदस्य शामिल हो गए हैं। अंबाला कैंट से नीता खेड़ा, जींद से जय भगवान गोयल को नए सदस्य के रूप में राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने शपथ दिलवाई। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 3 नए मेंबर लगाने की तैयारी की थी। इनके नाम भी फाइनल कर लिए गए, लेकिन नियुक्ति होने के पहले ही इनका विरोध शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस बात को लेकर है कि दूसरे दलों से आए लोगों को सरकार में ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि संगठन के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। जिन लोगों को एचपीएससी में मेंबर बनाया गया है, उनमें अंबाला कैंट से नीता खेड़ा, जींद से जय भगवान गोयल शामिल हैं, जबकि दक्षिण हरियाणा से नरेंद्र यादव को शपथ नहीं दिलवाई गई है। लोक सेवा आयोग के नाते से कुल मिला के 4 पद खाली हुए थे, जिसमें से 2 सदस्य आज इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये दोनों सदस्य, जैसे पहले बाकी सदस्य काम कर रहे हैं, ये दोनों भी अपनी लगन से पूरा काम करेंगे और निष्ठा से, ईमानदारी से और अपने काम को पूरा करते हुए जो हरियाणा सरकार में एम्प्लॉइज की कमी जितनी है उनको तेजी से पूरा किया जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हरियाणा राजभवन में एचपीएससी के 2 नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। उन्हीं में से एक सदस्य हैं अनीता खेड़ा, जो अंबाला से बिलोंग करती हैं। हमारे साथ खुद वो अनीता खेड़ा मौजूद है। खेड़ा जी, जो लगातार मेहनत की और आज जो ये ओथ मिली है, इसके लिए किसको क्रेडिट देंगे और आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, अभी तो आज एडमिशन हुआ है हमारा, आगे जाने तो दफ्तर पहुंचेंगे, देखेंगे क्या काम मिलेगा, फिर करेंगे ना, फिर बताएंगे। आज कैसे बता सकते हैं? आज सिर्फ आज तो रजिस्टर में नाम दाखिला हुआ है हमारा। लेकिन जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज होती थी, बहुत से लोग लाइन में लगे हुए थे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन में काम करने का फल मिला है, या वाकई में कोई गॉडफादर है जिनके? देखिए जी, हम तो संगठन के व्यक्ति हैं, सीधी सी बात है। संगठन में पिछले 26 साल से काम कर रहे हैं। कोई इतना विवाद ऐसा कोई बात नहीं है। सब कुछ स्मूथली हुआ है। जो संगठन का निर्णय था, जो उन्होंने आज मेरे में निष्ठा दिखाई है, मैं भी उसका पूरा पालना करूंगा। जिस तरीके नरेंद्र यादव का नाम लगातार आ रहा था, जब से आपका नाम आया था 3 लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन ऐसा माना गया कि सुबह दिल्ली में कोई मुलाकात हुई, कोई मंत्री नाराज थे। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, प्लीज नहीं। आगे क्या काम रहेंगे हरियाणा के अंदर? जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए क्या कदम? मैं कह तो रही हूँ, अभी तो मैं जाऊंगी, पता चलेगा क्या योजनाएं हैं, तभी मैं किसी बात को कह सकते हैं। अभी तो ऑफिस भी नहीं देखा, अभी क्या जवाब दूंगा आपको? आज तो सिर्फ आपके सामने शपथ ही ली है। सारी चीज पारदर्शिता से करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी सारी चीज में, यही हमारे सबका उद्देश्य है। एचपीएससी मेंबर के रूप में नीता खेड़ा की नियुक्ति को लेकर जब विद से बात की गई, तो उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे भी प्रदेश में 1 मैन पार्टी और 1 मैन सरकार चल रही है, चाहे कोई पदाधिकारी बनाना या हटाना हो अथवा अफसर, किसी से कोई राय नहीं ली जाती है। लेकिन कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इसके उलट जवाब दिया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री हर चीज को वाच करते हैं, कौन से समय पर किस व्यक्ति को दायित्व दिया जाए, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है उसको देखकर नहीं लगता कि इस फैसले से जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर जो नहीं, खुद नहीं, विक्रम जी जब प्रशिक्षण शिविर है, जब विधायक दल की मीटिंग है और पैरेलल मीटिंगों में आ रहे हैं और अपनी तरफ से जो सुझाव भी दे रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी के अंदर कोई नई अचीवमेंट करनी है,
तो उनके मन में इस प्रकार कोई फर्क हो तो पार्टी मीटिंग के अंदर कोई सुझाव ना देते, वो आकर पहले सुझाव भी देते। प्रदेश के भर्ती बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी में चल रही आपसी खींचतान पर अशोक तंवर ने कहा कि ये सब घोटालों की वजह से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से इनेलो के राज में घोटाले हुए, अब बीजेपी में भी ऐसा ही होने वाला है। जो लोग ये कहते थे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, पहली बात तो इसके सिलेक्शन में ही मेरिट नहीं होगी, इसलिए मामला है। दूसरा, सब सोच रहे होंगे कि हम नौकरी में पुराने जैसे घोटाले चलते थे वैसे ही घोटाला कुछ करें, अपने अपने आदमी फिट कर दें। तो कुछ न कुछ इसके अंदर गहरा मामला है, इसलिए कारणों की जांच करके पता करके तुरंत इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों वंदना शर्मा और पत्रकार डॉक्टर कुलबीर शिकारा को सदस्य मनोनीत किया था। तब भी बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध के सुर बुलंद किए थे। ऐसे में बीजेपी की ओर से 2 और सदस्यों की भर्ती बीजेपी के अंदर और बाहर एक तूफान सा लाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो एचपीएससी में 2 नए सदस्यों का आना कई सवाल खड़े करता है। बात एचपीएससी की हो या फिर एचएसएससी की हो कि एचसीएस में जो अधिकारी जनता की सेवा के लिए आएंगे उनको सरकारें प्रभावित करना चाहती हैं। हमेशा इस तरह के आरोप लगते हैं। तो आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश रहेगी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नसीब पंघाल कांग्रेस नेता, वीरेंद्र फोगाट वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, बलराम मकडोली इनेलो का पक्ष रखेंगे, जगबीर नरवाल राजनीतिक आप हैं और साथ ही माफ कीजिएगा जगबीर नरवाल राजनीतिक विश्लेषक आप हैं और प्रदीप हुड्डा बीजेपी नेता हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में। तो हुड्डा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अपने करीबियों और रसूखदारों को बीजेपी ला रही है, ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। ये तो अभी आरोप कोई अपोजिशन लगाएगी, कुछ ना कुछ तो उनको बात चाहिए। अब हम इसको, लेकिन हमारा मकसद, राजनीतिक मकसद इलेक्शंस के बाद खत्म हो गया। अब हमारा मकसद सिर्फ विकास का है। और जैसा हमारे ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द भर्तियां करें, भर्तियां नहीं हुई, उस भर्ती प्रोसेस को रफ्तार देना, तेजी से करना, उसके लिए ये मेंबर लगाने जरूरी थे। और अभी भी 2 मेंबर जो बचे हुए हैं उनको भी बहुत ही जल्द लगाया जाएगा ताकि ये भर्ती प्रक्रिया तेज हो। जो अभी मेंस का रिजल्ट आया है वो पेंडिंग है, इंटरव्यू पेंडिंग है, हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। आप कहते हैं कि विपक्ष ही महज आरोप लगा रहा है। एक सदस्य की हम बात कर लें, आपकी महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं, साथ ही अंबाला से जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, और दूसरे की अगर हम बात करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के करीबी वो माने जाते हैं। तो फिर कैसे मान लें कि महज विपक्ष कह रहा है? क्या जनता और मीडिया को चीजें समझ नहीं आ रही? नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई करीबी किसी ना किसी का होता है, जानकार होता है, वो संघ से जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन में कार्य करना, लोगों के बीच में कार्य करना, पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी संगठन में कार्य करना, वो अपने आप में, कोई यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहा है, कोई कहीं, उसको उस एक्सपीरियंस के आधार पर लगाया जाता है। कोई साइकोलॉजिस्ट होता है एचपीएससी में, कोई अलग से एजुकेशन से होते हैं, अलग अलग उसमें से उनको लगाया जाता है। फोगाट साहब, कैसे देखते हैं इन 2 नए सदस्यों की जो नियुक्ति की गई है बीजेपी सरकार की तरफ से? देखिए, कुछ नया नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली इनेलो और कांग्रेस सरकारों ने किया है जी। और मैं बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता हमें बार बार कि एचपीएससी या एचएसएससी जो कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती के लिए जो ये आयोग बनाए गए थे, ये बनाए इसलिए गए थे कि सही, काबिल, योग्य, दक्ष आदमियों की भर्ती हो ताकि सरकार का काम और एडमिनिस्ट्रेशन का काम सुचारू रूप से चले। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, विडंबना कहिए कि लगभग सारी पार्टियां एक ही परिपाटी पे चल रही हैं। नहीं, अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि किसी ना किसी के रिश्तेदार तो होंगे और उनका अपना अनुभव है किसी भी क्षेत्र में काम करने का, और इसके आधार पर मैं वही कह रहा हूँ कि वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि ये आयोग जो है, चाहे आप बोर्ड देख लीजिए, निगम देख लीजिए, आयोग देख लीजिए, अपने साथियों को, अपनी पार्टी के वर्करों को एडजस्ट करने का अड्डा भर बन के रह गए हैं। और यही दुर्भाग्य और विडंबना के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हरियाणा में अधिकारियों की नियुक्ति करता है, क्लास 1, क्लास
गजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है, अगर वहां भी इस तरह का नजदीकीपना, पक्षपात या भाई भतीजावाद चलेगा तो पिछली सरकारों में जिस तरह से जो भर्तियां हुई हैं उसी तरह के परिणाम हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अभी इनेलो ने जिस तरह किया, कांग्रेस ने उस तरह किया, बीजेपी भी ऐसा कर रही है, तो वो स्वीकार कर रही है, तो उनका बड़प्पन है कि कम से कम वो मान तो रहे हैं इस चीज को। पंगाल जी आपके पास में आना चाहूंगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा फोगाट साहब। तो पंगाल जी आपके पास में आना चाहूंगी। कांग्रेस के वक्त भर्तियों में जो धांधली रही और जो आरोप लगे, उनके चलते कहना है बीजेपी सरकार का कि उनको दूर करने के लिए अभी नए सदस्य आए हैं और आगे जो भर्तियां होंगी उनमें इस तरह की घपलेबाजी नहीं होगी। ज्योति जी देखिए, मैंने बाइट देखी अभी जी, और जो गृह समारोह था उसके बाद जो नीता खेड़ा ने अभी बयान दिया कि हमें नहीं पता कि आगे क्या करना, हमने स्कूल में एडमिशन लिया है, यानी इतने बड़े पद का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है कि जिसकी नियुक्ति कर दी गई शपथ समारोह, उसको ये ही नहीं पता कि उसको करना क्या है। बिल्कुल, वो उनकी खुद स्टेटमेंट अभी ये थी कि हमें नहीं पता क्या करना, अभी जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे। सरकार के 3 साल पहले आप इतने बड़े पद पे आ गए हैं, यानी उससे खुद उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जीत की नियुक्ति की गई है, उनको खुद ही नहीं पता उनको करना क्या है। तो पारदर्शिता वाली बात कहां से आएगी? ईच मीन की ऊपर से जो भी लिस्ट फाइनल करेंगे, खाली साइन होंगे, जो भी अपना काम है, नहीं कम से कम जो पद पे बिठाया गया उसको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए उसको काम क्या करना है। जब उसको काम ही नहीं पता करना क्या है, उसको सीखेगा फिर करेगा, तो मैं तो समझता हूँ मेरी समझ से परे कि पंगाल जी बाइट हमने एक और सुनी इसी पैनल पर। फिलहाल अशोक तंवर आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे थे कि पहले भर्तियों में जिस तरह की धांधली रही आगे भी इसी तरह होती रहेगी। तो पहले रही और पहले कांग्रेस सरकार रही 10 साल के लिए, तो माना है कहीं ना कहीं आपके प्रदेशाध्यक्ष ने। जो मैं समझ चुका हूँ। आप ये देखिए कि पहले जो भर्तियां हुई उसमें सजा किसको मिली, किसके ऊपर केस चले, ये मुझे कुछ क्या बोलने की जरूरत है। सारी जनता बताया कि भर्तियों में सजाए कारण, गड़बड़ी कारण सजा कौन कर रहा है। गठबंधन पहले किसी पार्टी के साथ थी, तो उनका इशारा था। हरियाणा प्रदेश जानती है कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनको सजा मिल चुकी है। चले और आरोप लगे, उनके बाद 10 साल तक आप लोग रहे आप किसी भी लगा और विवाद रहे भर्तियों को लेकर कि भाई भतीजावाद और रसूखदारी आप लोगों ने पूरी की भर्ती में। आरोप आप भी लगा लीजिए, लेकिन आज प्रदेश की जनता को पता है कि सजा उसमें कौन भुगत रहा है और किसको मिली है। ठीक है, बलराम जी क्या कहेंगे? मैं पहले तो बीजेपी के जो साथी हमारे प्रवक्ता प्रदीप हुड्डा जी कह रहे थे कि आरोप तो हम लगाने लग रहे हैं, तो हमने तो कहा अनिल विज जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर वही आरोप लगाने लग रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा है कि जब नीता खेड़ा जी को उन्होंने एचपीएससी का मेंबर बनाया है तो कम से कम मेरी राय ले लेते। उन्होंने तो यहाँ तक ट्विटर पे कहा है कि 1 मैन आर्मी काम कर रही है यहाँ हरियाणा। 1 मैन आर्मी और 1 मैन सरकार। रामविलास शर्मा जी जो उनके तीसरे, आज नरेंद्र यादव है महेंद्रगढ़ के, जिनका अखबार में भी आया था कि वो भी शपथ लेने वाले थे। रामविलास शर्मा जी को हमने में सुनने में आया है कि रातों रात दिल्ली गए हैं और पता नहीं वहां पे कौन सी चाबी घुमाई कि नरेंद्र यादव का नाम आज इसमें नहीं आया। और रामविलास शर्मा ही वही आदमी है, जब नरेंद्र यादव ने बीजेपी ज्वाइन करी तो उन्होंने कहा था कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो रामविलास शर्मा जी भी क्वेश्चन मार्क नरेंद्र यादव के ऊपर लगा रहे हैं, नीता खेड़ा के ऊपर अनिल विज लगाने लग रहे हैं। और जय भगवान गोयल जो जींद से संबंध रखते हैं, विंदर डूमर खां के करीबी हैं, उनको उन्होंने अखबार में ये बयान दिया था कुछ दिन पहले कि मैंने भी बीजेपी ज्वाइन करी है, मुझे कुछ मिलना चाहिए। उनको कुछ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो भी प्रताड़ित हो रहे थे, अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो उनको खुश करने के लिए कहा। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि हमारी टाइम पे भर्ती के अंदर घोटाला हुआ, उनकी सजा भुगत रहे, मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भर्ती को तो हाईकोर्ट ने इनके अंगूठों के निशान नहीं मिले। अंगूठे किसी के भर्ती कौन हो रहा है। और हम इनेलो पार्टी तो सबसे बड़ी, सबसे पहले हमने इनको पूरी लिस्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलिए ठीक है, मानते हैं ना कि सरकार कोई भी हो भाई भतीजावाद रहा है। चलिए ठीक है, फिर इनेलो हो, कांग्रेस हो या फिर अभी बीजेपी आ गई हो। नरवाल जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि नरेंद्र यादव, रावदान सिंह जो है पूर्व सीपीएस उनके करीबी हैं, इसके चलते कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा पार्टी महासचिव से मुलाकात करते हैं और कहें कि बहुत जल्द 3 सदस्यों से 2 सदस्य आ जाते हैं जो शपथ लेते हैं। देखिए ज्योति जी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में, लेकिन एज ए होल अगर हम देखें कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं एचपीएससी और यूपीएससी स्पेशली जो केंद्र में काम करती है, लेकिन हम यहाँ चर्चा क्योंकि एचपीएससी पे कर रहे हैं हरियाणा में, तो इसमें शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर देखें तो राजनीति होती रही है। कोई भी पार्टी रही हो वो अपने आदमियों को एकमेंडेट करती है, लेकिन उस आदमी जो लगने वाला आदमी उसके क्रेडेंशियल क्या हैं, क्या उसका प्रोफाइल है, ये पब्लिक को नहीं पता होता। इवन आज मुझे नहीं पता कि नीता खेड़ा की क्या प्रोफाइल है या जय भगवान गोयल का क्या प्रोफाइल है, नरेंद्र यादव का नाम क्यों काट दिया, क्या राजनीति रही।
इन सब चीज़ों का जनता को, आम जनता को नहीं पता होता। लेकिन फिर मेंबर लगाने होते हैं और संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक पद हो जाता है, तो कुछ न कुछ एक आदमी ऐसा चाहिए जो एक सर्वमान्य हो और जिसकी एक व्यापकता हो और एक दूसरा एक ये माना जाए कि हाँ ये इस पद के लायक है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहेगा, जैसे फोगाट साहब ने कहा कि शुरू से इसमें भाई भतीजावाद होता रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, प्रशासन में लोग लेके आने पड़ते हैं और जो सरकार का काम करते हैं, जनता की सेवा का ध्येय उनका रहता है, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं गौण हो जाता है। आप रामविलास शर्मा जी ने क्या चाबी घुमाई है, जैसे बलराम जी कह रहे हैं कि नरेंद्र यादव राव दान सिंह के करीबी हैं, कोई ना कोई किसी न किसी का करीबी होगा। बलराम मेरे करीबी हैं, हुड्डा साहब भी मेरे करीबी हैं, वीरेंद्र भाई साहब भी हमारे करीबी हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक पद पे आने के बाद सब एक दूसरे के जानकार मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमें कोई कहीं से कोई आदमी इंपोर्ट करना पड़ेगा लेके किसी पद, देखो किसी पद को लेके अगर कोई हमें आदमी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये कॉमन सोसाइटी है, इसमें एक दूसरे के जानकार मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पद पे जाने के बाद हम ट्रांसपेरेंसी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करते हैं? अब मान लिया रामविलास शर्मा जी ने उनका नाम कटवा दिया है, जो कि वो कोई नरेंद्र यादव बनने वाले थे। अब उनकी क्या इंटरनल पॉलिटिक्स रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हुड्डा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप लोग लगातार कहते हैं कि कांग्रेस में खेमेबाजी है, लेकिन आप अपनी कैबिनेट को भी साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। विद साहब कहते हैं कि पहले विचार परामर्श तमाम चीजें होती थी सरकार में, लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं होती हैं। कहीं आप शिविर लगाते हैं एकता के लिए, अनुशासन की बात करते हैं संगठन में, फिर इस तरह की बातें क्यों? कि उनके हलके से ही कहें कि अंबाला से ही वो जिला अध्यक्ष रही, पहले विधायक की टिकट को लेकर बातें रही, उनके 1996 से लेकर अब तक की बातें कर ले और उन्हीं से राय भी ना लेना, विचार विमर्श भी ना करना, फिर ये सब क्या है? हर चीज पे विचार विमर्श होता है, लेकिन सीएम ऑफिस, सीएम अकेले नहीं है, सीएम ऑफिस एक पूरा कार्य कर रहा है, उसमें कैबिनेट भी है, ओएसडीज भी हैं और सीएम के पास स्पेशल स्टाफ भी होता है। तो जरूरी नहीं कि हो सकता है कुछ बात हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां से जो विधायक हो, आपकी कैबिनेट में जो मंत्री हो और बड़े मंत्री हो, जो उनकी रायशुमारी उनसे की जाए, ये जरूरी नहीं है। हमारे पास काम बहुत ज्यादा है जो पिछली सरकारें छोड़ के गई है। जितनी ये घोटालेबाजी कह रहे हैं चल रही है, हम उनमें पिछली जेबीटी घोटाला जो सामने आ रहा है, क्योंकि आप जेबीटी घोटाले में व्यस्त हैं इसलिए आप करेंगे नहीं रायशुमार, ये तर्क है आपकी तरफ नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं ना काम, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं सरकार के पास, अगर उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया आप सवाल नहीं समझ रहे हैं जी, बाकी से किया गया। चूंकि कहें एक तरह से प्रतिद्वंदी वो रही है कि 1996 की हम बात कर लें तो उन्होंने भी टिकट के लिए कोशिश की और विद साहब कहें आजाद उम्मीदवार लड़े, वो अलग बात है। उसके बाद 2009 में भी उन्होंने कोशिश की कि विधायक की टिकट उन्हें अंबाला से मिल जाए, नहीं मिली, वो दूसरी बात है। अब पार्टी उन्हें खुश करने के लिए अगर एचपीएससी का सदस्य बनाती है, उन्हें खुश करने के लिए, और फिर विद साहब से विचार विमर्श भी नहीं किया जाता, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या आपके मंत्री जी नाराज नहीं है फिर इस तरह की बातें मीडिया में वो कहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, विचार विमर्श करने की ठीक है, विद साहब गलत बोल रहे हैं, तो आवश्यकता होती है। ठीक है, विद साहब झूठ बोल रहे हैं, आप मानते हैं? क्या पता उनको से ना लिया गया, वो व्यस्त हो कहीं कार्यक्रम में, लेकिन सीएम साहब ने अपने अनुभव के हिसाब से उनको लेके आए हैं। और यहाँ पे जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी एचपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ चुका है, इंटेलिजेंस चेक हो चुकी है, अभी जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें पर्सनैलिटी चेक होती है, लीडरशिप। ये कैसा व्यस्त होना है? फोगाट साहब आपके पास में आना चाहूंगी, ये कैसा व्यस्त होना हो जाता है कि शिविर में भी नहीं पहुंचते हैं, खेमका पर भी उनकी अलग बात निकल के सामने आती है, और अभी बात कर ले हम नीता खेड़ा को लेकर भी अलग बोलते हैं कि मुझसे पूछा नहीं गया, या पूछा नहीं गया छोड़िए, मुझसे राय नहीं ली गई, किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई। देखिए, अनिल विज जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एंग्री यंग मैन है, और वो ऐसी बातें जब कहते हैं कि वन मैन वन आर्मी, तो वो साफ से भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी चेहरा जो है वो साफ नजर आता है उनमें ही। कोई और पार्टी बाद में बोलती है, पहले विज साहब ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान दाग देते हैं। अच्छा, रही बात राजनीतिक राइवलरी की, चलो वो विज साहब की अपनी पीड़ा हो सकती है। दूसरी बात ये है कि मैंने भी वो बाइट देखी है, जैसे पंगाल साहब कह रहे थे कि मैडम जो नीता खेड़ा जी एचपीएससी की मेंबर, इतना जिम्मेवारी का पद, आपको क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स लगाने हैं, और जो उस दिन उनकी भाषा जो इंटरव्यू में सामने आई, एक सवाल पत्रकार ने पूछा था, कितने हल्के में बातों को, जिम्मेदारी को ले रही है, उनको कुछ मालूम ही नहीं कि स्कूल में एक जेबीटी टीचर हम लगाएं या कोई, वो भी बड़ी जिम्मेवारी से बात करता है। तो यहाँ तो एचपीएससी का
देखिए इस बात से तो बिल्कुल मैं सहमत हूं और आप भी सहमत होंगे कि इस तरह का एचपीएससी के अगर मेंबर लगाए जाएंगे तो आगे किस तरह की भर्तियां होंगी। उन्होंने एक और कहा, देखिए कि मैंने संगठन में 26 साल काम किया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम किया, उसकी उनको ये इनाम मिला है, कि उनकी पढ़ाई लिखाई या उनका इंटेलिजेंस या उनका कैलिबर है, योग्यता है, उसके आधार पे। तो ये चीजें जो है, यही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए वो नरवाल साहब भी ये बात सही कह रहे हैं, हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, यहाँ कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार, जानकार, भाई भतीजा जरूर निकलेगा। ठीक है ना फोगाट साहब, लेकिन जो हुड्डा साहब के जो करीबी थे और फिलहाल जो चेयरमैन है भड़ाना, वो भी तो किसी ना किसी के करीबी है ना, फिर किसी ना किसी का करीबी होना ही तो परिभाषित करे ना। बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है, बहुत छोटा सा प्रदेश है, और इसमें अगर करीबी इस तरह निकल के आते हैं, लेकिन अगर वो ईमानदारी से और शैक्षिक योग्यताओं के आधार पे, इंटरव्यू के आधार पे ढंग से अगर भर्तियां कर लेते हैं तो ये सारी करीबी जो नहीं। फोगाट साहब, फिर इत्तेफाक क्यों नहीं होता कि कांग्रेस के वक्त कांग्रेस के करीबी ही क्यों होते हैं, इनेलो के वक्त इनेलो के कहीं की करीबी ही क्यों फिर होते हैं, और अभी बीजेपी की बात कर लें और बीजेपी के ही करीबी होते हैं, फिर ये कैसे कि छोटा सा राज्य है और करीबी बीजेपी के ही निकल के सामने आ रहे हैं। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कह दी है कि इस तरह की जो परिपाटी है वो भारतीय जनता पार्टी में निभा रही है, कांग्रेस ने निभाई, इनेलो ने निभाई है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं कह चुका हूं। और रही बात हमारा, तो देखिए एक ही मकसद है कि कम से कम शैक्षिक योग्यता के आधार पे काबिल व्यक्ति अगर चुने जाएंगे तो इस सरकार को, इस राज्य को काबिल अफसर, काबिल कर्मचारी, काबिल अधिकारी मिलेंगे, ताकि हम ढंग से काम कर सके। आप ये देखिए एचएसएससी के मेंबर बीबी भारती जी उन्होंने लगाए, उन्होंने जो है एक भर्ती की पुलिस की कुरुक्षेत्र में, वहां देखिए 3 बच्चों की तो मौत हुई, और किस तरह की बद इंतजामिया थी वहां, यानी कि एसएससी का जो पहला प्रयास था उसी में मुंह की खाई। तो ये कहीं ना कहीं ये सामने परिणाम इन्हीं चीजों के हैं, इन्हीं फैसलों के अकोमोडेट किया जाएगा तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। ठीक है, पंगाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि आपकी सरकार जो चेयरमैन बना के गई है, उनके जो चेयरमैन हैं उनके फैसले कुछ अलग होते हैं और सरकार कुछ अलग करना चाहती है, तालमेल नहीं होता, जिसके चलते बीजेपी अपना बहुमत बढ़ाना चाहती है। देखिए, तो ये बीजेपी की सरकार ये बताए कि वो कौन सी बात चलाना चाहती है, उनकी क्या पॉलिसी है, कौन सी उन्होंने अब तक भर्ती निकाली है या आगे क्या करना है। नहीं, एचपीएससी की बात करें, वो भर्तियां निकालने की कोशिश वो करते हैं, आपके चेयरमैन साथ नहीं देते हैं, आपके जो करीबी हैं हुड्डा साहब के भड़ाना जी, ये आरोप है, ये तो ये सरकार ही बता सकती है उनको दिक्कत क्या है। और चेयरमैन है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके बाद अगर ये चाहें अपना फिर कोई आरएसएस है जो इन्होंने जिस तरह की भर्तियां की हैं वो चेयरमैन बना ले। और अभी ये तो हमें सुनने में ये आया कि ये हर डिस्ट्रिक्ट पे जिसको एक डीसी ऑफिस हो या एडीसी ऑफिस हो, उसमें भी अपना आरएसएस एक आदमी है जिसका सुशासन मित्र कहा जाएगा। यानी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे डीसी के साथ एक अलग से पोस्ट निकालेंगे, जो उनकी पॉलिटिकल पोस्ट होगी उसको सुशासन मित्र के नाम से बोला जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप डीसी को एडीसी ना बोलिए, आप सुशासन मित्र को बताइए, तो आपका काम होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह की जो पॉलिसी हरियाणा में आ रही है। ठीक है पंघाल जी, सवाल कई हैं और उनके जवाब भी लेने हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इशू टुनाइट में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से सरकारें राजनीति करती है और हर जगह अपने रसूखदारों और करीबियों को खुश करने की, एडजस्ट करने की कोशिश रहती है। तो पंघाल जी आप कुछ कह रहे थे कि सुशासन मित्र ये लोग लेकर आएंगे, इस तरह की बातें ये करेंगे। उस सुशासन मित्र का क्या काम होएगा कि अगर आप डीसी को या बिजली का, वो हर एक डिपार्टमेंट में बिठाएंगे ये, अगर आप डीसी को या बिजली बोर्ड में एक्शन कुछ काम करें वो काम नहीं होगा। अगर सुशासन मित्र से आप काम करेंगे ना तभी आपका काम होएगा। इट्स मीन आपको हर आदमी को, आप आईएएस को इग्नोर करोगे, एचसीएस को इग्नोर करोगे, पद को इग्नोर करोगे, जो इनके कार्यकर्ता हैं या उन्हीं को आप अपनी प्रॉब्लम दो, उन्हीं के द्वारा सोल्व होंगी। इस तरह का जो ये जकड़न प्रजा पर आएगा या आपके आईएएस को इग्नोर कर रहे हो, एचसीएस करोगे, तो इन पदों का कोई महत्व नहीं है। तो आप क्यों फिर ये ड्रामा कर रहे हो? ठीक है हुड्डा जी, क्यों ये ड्रामा कर रहे हैं? क्यों एचपीएससी में नहीं भर्ती कर रहे, हमने नहीं भर्ती, आप नहीं भर्ती मत निकालिए, आप हर डिस्ट्रिक्ट पे अपने पॉलिटिकल सुशासन मित्र लगा दीजिए। क्या जरूरत है आपको एचपीएससी में नई मेंबर लगाने की या चेयरमैन बनाने की? पंघाल साहब तो कहेंगे ही, चलो कांग्रेस से हैं, लेकिन हमारा मकसद जो है सुशासन मित्र लगाने का, विकास को गति देने का है। कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे बिजली विभाग है, चाहे जल विभाग है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से हैं तो कहेंगे ही, कांग्रेस से हैं तो कहेंगे ही, लेकिन जो बातें हैं, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हम बात कर लें, अभी फोगाट साहब भी कह रहे थे कि कुरुक्षेत्र में आप लोगों ने पहले इस तरह की भर्ती करवाई और उसमें ही इतनी दिक्कतें आई, तो इस तरह से आप लोग भर्ती करते हैं कि आरएसएस को आपको खुश करना है।
आरएसएस को खुश करना है, बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, उनको इनाम देना है, तो फिर जनता क्यों भुगते ऐसे लोगों को? किस तरह के वो फैसले लेंगे और किस तरह से कहें कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन की उम्मीद करें फिर आपकी सरकार से? बिल्कुल कीजिए। और ज्योति जी, इसे भ्रष्टाचार नहीं कहते, इसे भ्रष्टाचार में कमी कहते हैं। हम सुशासन को गति कर रहे हैं। जो भी आए हैं वो IIT IIM क्वालिफाइड है और प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। पहले चाहे कांग्रेस के लोग आए, इनेलो के आए, हर पार्टी में प्रतिभा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की मैं बात कर रही हूँ। हुड्डा जी 5 नाम जी, पंघाल जी मौका देंगे आपको जी। यानी प्रदीप हुड्डा जी ये कहना चाहते हैं जो IAS सुन के आते हैं, वो उनमें कैलिबर नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सुशासन मित्र लगाएंगे वो IAS के लेवल के, उनसे बड़े हैं। ठीक है, चलिए इस पे भी चर्चा हम करेंगे। खैर 5 नाम मेरे सामने हैं हुड्डा जी। फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में आप लोगों ने जिन्हें भेजा है, प्रदीप जैन की हम बात करें, हरियाणा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और बीजेपी के कहें पुराने कार्यकर्ता और नेता हैं। और राजवाला की हम बात कर लें, रोहतक से हैं दोनों, 2 बार प्रदेश सचिव रही और मुद्रा बैंकिंग योजना की संयोजक हैं। फिलहाल सुरेंद्र सिंह की हम बात कर लें, RSS के संघ संचालक ही रहे मेवात से। डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज की बात कर लें तो 41 साल से RSS में काम कर रहे हैं। हंसराज यादव जो 5वें सदस्य हैं, 32 साल से राव इंद्रजीत के करीबी ये माने जाते हैं और राजनीतिक रूप से उनके सहयोगी हैं, सक्रिय हैं। फिर ये कौन सी प्रतिभा है जो सिर्फ RSS में है और बीजेपी नेताओं में है, या फिर बीजेपी नेताओं के जो करीबी हैं सिर्फ उनमें ये प्रतिभा है और जो अभी इन 1.25 सालों में निकलकर सामने आई है? एक तो किसी को इनको किसी ऐसे पद पर नहीं बिठाया गया जिसको इनको गिफ्ट मिला हो। इनसे काम लिया जा रहा है, ये वहां इनकी जवाबदेही तय है। इनको वहां काम के लिए लगाया गया है, आराम के लिए नहीं। और हर पार्टी में लोग होते हैं, प्रतिभावान लोग होते हैं, उनको आगे लाया जाता है, उनके रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। साहब कैसे आप बात कर रहे हैं? अधिकारियों और कर्मचारियों को ये बुलाएंगे, उनकी भर्तियां सीधे तौर पे इनके हाथों में है। आप कहते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं मानते आप? बड़ी जिम्मेदारी है, तभी तो जवाबदेही तय है। और उससे पहले रिटर्न एग्जाम हो चुका होता है, सारा इनके हाथ में नहीं, सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स। और इंटरव्यू के मार्क्स, जैसे अगर कोई किसान है तो वो सारी उम्र एक्सपीरियंस करके विदाउट डिग्री भी उसके हम एक्सपीरियंस का यूज कर सकते हैं। नहीं, जो मेरा जो सवाल है वो ये है कि RSS के जो संघ संचालक हैं या ABVP से जो लोग जुड़े हैं, क्या वो ही प्रतिभावान है? क्या आपने कहा कि टेस्ट होता है या इंटरव्यू बाद में होता है, तमाम चीजें हैं तकनीकी रूप से? नहीं, प्रतिभावान क्या, इसमें प्रतिभावान लोगों की कमी है। आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या बीजेपी में प्रतिभावान लोग नहीं है? बीजेपी में भी प्रतिभावान लोग हैं। हमें उन रिसोर्सेज का यूज करना है, उन्हें बेटर विकास के लिए, प्रदेश का विकास किस तरह से हो, उस ह्यूमन रिसोर्स को हमें पूरी तरह यूज करना है। और वो हर पार्टी में होते हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं। ठीक है, जगबीर जी आपके पास में आना चाहूंगी। नीता खेड़ा की अगर हम बात कर लें तो HPSC से पहले ये वित्त आयोग की भी सदस्य रही और रातों रात कहें उस पद से इस्तीफा दे देती हैं और यहाँ सदस्य बन जाती हैं कि यहाँ बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा लाभ होगा। देखिए, उन्होंने तो अपनी पहले इंटरव्यू में खुद ही कहा है कि मैंने 26 साल तक संगठन में काम किया है और संगठन में काम करने का उनको इनाम मिला है आज। और उनकी बड़ा हल्के से उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि अभी मैं हमारा एडमिशन हुआ है और हम ऑफिस में जाएंगे, देखेंगे। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी कम से कम संवैधानिक पद पे आने के बाद बिल्कुल सही नहीं है। कोई एक आम कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी से उनको बयान देना पड़ता है। तो ये एक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। भाई साहब ने बड़े अच्छे से बात करी इस बारे में। लेकिन जहाँ तक अगर मैं कहूँ HPSC स्पेशली, तो पंघाल साहब बात कर रहे हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी से काम किया, लोक दल वाले भी कहते हैं हमने ट्रांसपेरेंसी से काम किया। लेकिन मुझे याद आता है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने और तो उन्होंने HPSC को डिफंक्ट कर दिया था, ज्योति जी, डिफंक्ट, मतलब वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। और जब तक उनका बहुमत HPSC में नहीं हो गया, उसके बाद से उन्होंने वो HPSC फंक्शनल हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसका हम जवाब लेंगे, पंघाल जी से इसका जवाब लेंगे। और साथ ही जी मुझे ऐसा लगता है कि HPSC जैसे संस्थाओं का जो राजनीतिकरण है वो अब बीजेपी नहीं बल्कि बहुत पहले से होता रहा है। उसी आधार पे बीजेपी करने की कोशिश करी है। ठीक है, पंघाल जी से इसका जवाब लेंगे, उससे पहले फोगाट साहब कुछ कह रहे हैं। एक बात नरवाल साहब की और ऐड करना चाहता हूं, इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं। देखिए 2004 में जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, तो जाते हुए उन्होंने HPSC के लगभग 6 मेंबर्स की नियुक्ति उस समय कर दी थी। यानी कि वो नियुक्ति होती है 6 साल के लिए। उन्होंने मतलब एक रास्ता तय मतलब फिक्स कर दिया था कि अगली सरकार कोई भी आए, हमारी सरकार आएगी तो ठीक है, और नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर
किसी और पार्टी की आ जाती है वो काम नहीं कर पाएगी। और उन्हीं का उदाहरण इन्होंने दिया है नरवाल साहब ने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी काम नहीं कर पाए क्योंकि 6 के 6 मेंबर 2004 में जाते जाते बिल्कुल आखिरी 2-3 महीनों में वो नियुक्त करके चले गए। ठीक है, अब वो 6 साल से पहले हट नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है, तो डिफंक्ट हुई और उसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब उनकी सरकार उन्होंने अपने हिसाब से भर्तियां कर ली। अब ये धीरे धीरे वैकेंट हो रही हैं सीटें, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी भर्ती कर रही है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पंघाल जी, आप लोगों ने डिफंक्ट किया एचपीएससी को, देखिए वो तो जो चौटाला साहब जाते जाते जो इंटेंशनली उनको पता था सरकार आ नहीं रही कि आने वाली सरकार को बदनामी मिले, वो काम ना कर पाए, इस तरह का आयोग का गठन करके गए थे। लेकिन फिर भी हमने अपना आयोग गठन किया और एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया की तरह हमने HCS लगाए। आज जो प्रदीप हुड्डा जी कह रहे हैं कि हमें इस प्रक्रिया भरोसा नहीं है, हम तो अपने सुशासन मित्र खुद लगाएंगे, ITI पास लगाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं अगर आपको इस प्रक्रिया पे, इस गठन पे भरोसा नहीं है तो आपको HPSC मेंबर की जरूरत क्या है? आपको जब भर्ती आप खुद RSS से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल, तो आपकी जरूरत क्या है कि आप मेंबर बनाएं, गठन करें, फिर आप भर्ती निकालें? आप हर जगह वैसे अपॉइंट कर दीजिए, काम ही तो लेना है। आप फिर आप ऊपर से आप कहते हैं जो अधिकारियों पर लगाम लगानी है, अरे भैया अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप हर जगह अपने पॉलिटिकल एजेंट खड़े कर दीजिए, सारा काम वही कर देंगे। ठीक है, बलराम जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी नेता हैं या फिर मंत्रियों तक की बात कर लें और साथ ही कार्यकर्ता कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो क्या इस तरह की पहल है कि ये जो तालमेल नहीं है और अधिकारी नहीं सुनते, चूंकि बीजेपी के लोग ही अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे तो ये तालमेल बनेगा और इससे सुनेंगे बीजेपी के लोगों की ये अधिकारी? कौन से अधिकारी? एचपीएससी के जो अब हर नहीं, आगे जो भर्तियां जो होंगी, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सुनते नहीं है, बातें मानी नहीं जाती हैं। जो हुड्डा भाई बैठे इन्होंने आपके इस पे न्यूज में बोला है कि जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं उनके लिए हम ये जो एक नया गठन हर जिले के अंदर करने वाले हैं उनके पास वो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खुद ही के चैलेंज कर रहे हैं ये कि हमारी IAS IPS जब शर्त लगे वो हमारी बात नहीं मारे, तो उनके पैरेलल एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं कि वो मांगे। तो कोई भी गाँव से आदमी, कोई भी आदमी काम के लिए आएगा, वो पहले तो SP के पास या DC के पास जाए। जब DC के पास निराशा मिलेगी तो इनके जो बनाने वाले हैं, जो क्या बना रहे हैं, सुशासन जो बना रहे हैं, सुशासन के पास जाएंगे, या पहले सुशासन के पास जाएंगे, सुशासन नहीं कर पाएगा तो फिर किसके पास जाएंगे? तो तीसरा विकल्प भी मुझे लग रहा है फिर दोबारा तीसरा विकल्प बनाएंगे, फिर तीसरा नहीं बनेगा फिर चौथा बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनताओं के 2-2.5 साल तो इनको हो गए आते आते, इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भर्ती हुई, इन्होंने इतने आराम से मजाक में कहते 3 जवान भाइयों की वहां मौत होगी, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीतरी होगी जिसने मां ने अपने पिता ने अपना बच्चा खो दिया। क्या सुशासन क्या करेंगे? ये 16 घंटे लड़के भर्ती में जो गए थे खड़े रखे उनको वहां पर। ठीक है, व्यवस्था नहीं थी। और हुड्डा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। HCS के जो अभी कहे वाइवा जो होना था और साथ ही पर्सनैलिटी टेस्ट जो होना था 28 जुलाई को, रातों रात आप लोगों ने उसे पोस्टपोन कर दिया कि अगस्त में होगा और 9 सितंबर तक ये होना है, तो फिर क्यों इस तरह से स्थगित कर दिए जाते हैं? और साथ ही कांग्रेस नेता रण सिंह मान की हम बात कर लें तो आरोप लगाया है कि आप लोग चाहते थे कि HPSC में आपके लोग आ जाएं और उसके बाद ये इंटरव्यू हो, वाइवा हो, कि प्रभावित आप सीधे तौर पर कर सकें। इसका मेंबर्स ही नहीं थे हमारे पास, पहले मेंबर्स लगाने जरूरी थे, कोई इंटरव्यू लेने के लिए होना तो चाहिए। अगर डायरेक्ट हम वो करवा देते तो ज्योति जी आप ये कह रहे होते आपके पास मेंबर्स हैं नहीं और इंटरव्यू कैसे करवा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं हुड्डा साहब? ठीक है, 4 लोग थे, चेयरमैन थे, अगर भर्तियां होती तो उनकी और पहले हमें मेंबर्स का भी कोरम पूरा करना है, मेंबर्स भरने हैं, इस वजह से उसे पोस्टपोन किया गया। और जैसा पंघाल जी और बलराम जी कह रहे हैं, हम यहाँ पे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हमें IAS की प्रतिभा पे भरोसा नहीं है, लेकिन किसी चीज के लिए चेक लगाने के लिए, सहयोग के लिए अलग से हमने ये सुशासन। ठीक है, पंघाल जी आप कैसे देखते हैं कि स्थगित कर दिया जाता है इंटरव्यू, वाइवा स्थगित कर दिया जाता है कि अभी सितंबर में ही होगा? भाई वो तो प्रदीप जी ने भी बता दिया ना कि हमें सिर्फ कोरम पूरा करना था, कोई कैलिबर नहीं देखना, बस इस पद को कैसे एक खाना भरना था। इन्होंने खाना भर दिया है, वो इनकी नीता खेड़ा ने उनकी बाइट देख ली, हमने सारी चीजें देख ली हैं। और ऊपर से कह रहे हैं कि जो हम ये सुशासन मित्र लगा रहे हैं, ये चेक के लिए लगा रहे हैं, तो फिर भैया आपके CPS, आपके मंत्री, आपके विधायक, जो सरकार का गठन होता है वो आराम से सोने के लिए होता है क्या? जो चेकिंग के लिए लगा दे, सुशासन मित्र लगा दे, तो CM साहब, आपके मंत्री, CPS, विधायक, वो क्या करेंगे? वो चेकिंग के लिए होते हैं प्रदीप हुड्डा जी, आराम करने के लिए नहीं होते।
तो ये उनको असिस्ट करने के लिए वो हर जगह नहीं जा सकते। एक मंत्री है, 20 जिले हैं, तो वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, इसीलिए उनको चेक के लिए अलग से टीम लगाई जाती है। जब सीएम साहब होते हैं तो अगर ऐसा हो तो हरियाणा में या किसी मेरी बात को, एक ही जिले जिले 21 है और आपके विधायक 47 है, यानी हर जिले पे आपको 2 विधायक मिले हैं और 13 आपके मंत्री हैं और सीपीएस हैं, उसके बाद आईएएस लो भी है। अगर सुनिए, अगर उसके आपके सांसद है, अगर उसके बाद भी आप चेकिंग नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट पे, तो आज आपको मुख्यमंत्री को और आपकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अपनी तरीके से आपसे ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार ने 2 साल में कांग्रेस सरकार से 10 साल से ज्यादा काम किया है। चेकिंग के लगाए, अगर चेकिंग के लिए आपको आरएसएस की जरूरत पड़ रही है तो आपकी बीजेपी सरकार किस लिए नहीं, चेकिंग और डेवलपमेंट हम 0 टॉलरेंस चाह रहे हैं। जो करप्शन आप हमें दे के गए हैं, जीरो टॉलरेंस, ठीक है हुड्डा जी, किसी भी चीज में बताइए ना, हम 0 टॉलरेंस, हमारी सरकार का करप्शन बताइए, आपके अलावा मैं गिनाता हूँ काम कोई करना है नहीं, क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए आगे। किसानों के लिए आपने 10 साल में नहीं किया, हमने 1 साल में कर दिया। ठीक है, मुद्दे से हटेंगे नहीं हुड्डा जी। 1600 रुपए बिक रहे हैं, क्यों? उनके लिए आज फसल का बीमा, चलिए मुद्दे से दूर नहीं जाएंगे। नरवाल जी आपके पास में आना चाहूंगी। ठीक है पंघाल जी, आप रिलायंस को फायदा होता है, प्राइवेट ठीक है पंघाल जी, मुद्दे से दूर नहीं जाएंगे। नरवाल जी आपके पास में आना चाहूंगी। एचपीएससी के पहले जो सदस्यों की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो वंदना शर्मा और साथ ही कुलबीर छिकारा, जो कि कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के करीबी माने और समझे जाते हैं। साथ ही वंदना शर्मा सुषमा स्वराज की ये बहन है। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी के जितने भी करीबी हैं सबको ही बुला लिया जाएगा? क्या जितने भी सदस्य होंगे सभी बीजेपी के होंगे? और फिर बीजेपी सरकार बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की बात करती है, तो क्या इस तरह से 0 टॉलरेंस होगी? देखिए ज्योति जी, कोई भी सरकार है, चाहे आप बीजेपी की है, वो अपने करीबियों को ही लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी सरकार लगाती है ना, फिर अलग की बात क्यों करें? आप अलग कैसे हैं? बीजेपी अलग कैसे है? बीजेपी अलग नहीं है, बीजेपी बिल्कुल भी अलग नहीं है, कांग्रेस से अलग नहीं है, कांग्रेस लोकदल से अलग नहीं है, कोई भी पार्टी एक दूसरे से अलग नहीं है, पूरे देश में नहीं है। हरियाणा की तो बात छोड़िए आप, लेकिन इन्होंने जैसे लगाया, अब वंदना शर्मा तो सुषमा स्वराज की सगी बहन है, जी बिल्कुल, कुलबीर जी वो बहुत नजदीकी हैं कैप्टन साहब के, ये लगाएंगे अपने आदमियों को, अपने नजदीकों को लगाएंगे, हमें और आपको नहीं लगाएंगे। लेकिन कम लगाने से पहले उस व्यक्ति का प्रोफाइल तो कम से कम जनता के सामने होना चाहिए कि वो लगने के काबिल भी है या नहीं है। सवाल ये उठता है, और क्या वो व्यक्ति लगने के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करता है? सवाल ये, अभी इनकी ट्रांसपेरेंसी और जो ईमानदारी है वो चेक होनी बाकी है। प्रदीप जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि इन्होंने इंटरव्यू पोस्टपोन किए हैं, वाइवा पोस्टपोन किया, क्योंकि इनके पास बोर्ड नहीं था, पूर्ण सदस्य नहीं थे। कम से कम वो आपके पास बोर्ड होना चाहिए, सारे सदस्य हों और वो इंटरव्यू अच्छे से करें। इंटरव्यू लेने के बाद फिर देखते हैं कि क्या छिकारा साहब ने और वंदना शर्मा ने और जो नए सदस्य है उन्होंने अपना काम किस ढंग से किया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने 2 सालों में कोई मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति की भर्ती नहीं की है। तो इनकी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी चेक होनी बाकी है, अभी हमें वेट करना चाहिए। लेकिन परिपाटी जो चली आ रही है वो पिछले सरकारों की तरह चली आ रही है, और कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे से अलग मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, फोगाट साहब आप क्या कहेंगे कि जो एचसीएस के इंटरव्यू की हम बात कर लें, वाइवा की बात कर लें, क्या कारण सिर्फ यही था कि सदस्य अभी और आने हैं? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में है, अगर वो अपने नजदीकियों की या अपनी मन मर्जी के मुताबिक अगर वो भर्तियां ना कर पाए, वो भी एचसीएस अधिकारियों की, देखिए एचसीएस अधिकारी सरकार का सबसे बड़ा नुमाइंदा होता है, डिप्टी कमिश्नर के साथ जो बैठता है, यानी आईएएस के बाद फिर हरियाणा में एचसीएस ही है, तो वहां उन लोगों की भर्ती की जानी है। तो ये स्वाभाविक है कि उनके अपनी पसंद के लोग, अपनी विचारधारा के लोग जब तक एचसीएस में नहीं आएंगे, तो जो लोग लगे हुए इतने सालों से विचारधारा के साथ, पार्टियों के साथ, उन लोगों की नाराजगी आएंगी। आप ये देखिए 2 साल में मीडिया में इस तरह खूब खबरें आई कि कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुनता है, ये अफसर सब पिछली सरकारों के लगाए हुए हैं। तो इस दाग को साफ करने के लिए कि भाई हम अपने लोगों को भर्ती करेंगे, तो कल को जब चुनाव होगा या चुनाव के बाद जैसी भी स्थिति होगी पक्ष में विपक्ष में, तो हमारे लगाए हुए आदमी होंगे जो हमारे एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी का ध्यान में रखते हुए सारी नियुक्तियां की जा रही हैं। ठीक है, बलराम जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में जब बात करें हम, ये प्रदीप जैन और राजबाला को बुलाया गया, तो कैबिनेट मंत्री विज कहते हैं कि सामाजिक मान्यता है ये कि जो बेटी होती है उसकी शादी कर दी तो फिर वो पराई हो जाती है। तो इसी तरह से बेशक ये बीजेपी के लोग हैं, लेकिन बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे, मानते हैं आप इसे? देखिए, ये बिल्कुल बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। जो जिस आदमी ने अपनी राजनीति, प्रदीप जैन जी को लीजिए रोहतक से हैं,
और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनके विधायकों के जो खिलाफ मतलब एक एक पैरेलल लिए कहीं ना कहीं सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं। जिस प्रकार रामविलास शर्मा जी के जो यादव जो उसी उन्हीं हल्के से हैं, रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर है, प्रदीप जैन भी कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार, प्रदीप जैन जी को उनके यहाँ पर एचपीएससी में मेंबर बना के उनको कर रहे हैं। राज बालाजी हैं, तो जिस आदमी का युवा से लेके जिसने बीजेपी का झंडा उठाया है, तो बीजेपी की ही बात सुनेगा, वो आम आदमी की, हरियाणा के लोगों की कैसी सेवा करेंगे। ठीक है, हुड्डा साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। यूपीएससी ने फिलहाल 3 नामांकन वापस किए आईएएस के लिए, जो कि कहें कि नाम उनके दिए गए थे एचसीएस से आईएएस के लिए। उनमें एक आशा शर्मा हैं जो कि आपके कैबिनेट मंत्री और हमारे कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा की बेटी हैं, सोनिया त्रिखा हैं जो कि पत्नी है सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर की, और साथ ही गुरमीत कौर हैं जो कि सीनियर टाउन प्लानर हैं। तो क्या लगता है नाम कैंसिल किए जाने के पीछे, या कहें जो नॉमिनेशन भेजे गए हैं, कारण जो रहे वो ये कि एक एसीआर पूरी नहीं है, साथ ही कहें कि ओवर राइटिंग की गई है और सफेद स्याही का प्रयोग किया गया है गलतियां मिटाने के लिए। एक तो इतने बड़े बड़े नाम और उसके बाद इस तरह की खामियां क्यों? नहीं, ये एक रेगुलर प्रोसीजर है। सरकार यूपीएससी को नाम भेजती है अपनी तरफ से, और ये यूपीएससी का अधिकार है वो उनमें से किसके लेती है। और सरकार ने अपनी तरफ से सिर्फ इन 3 के नाम नहीं दिए, और नाम भी दिए थे, तो इन 3 के हुए हैं। और ये पहले भी होता है, यूपीएससी है वो अपना रिटर्न कर सकती है, ये यूपीएससी ठीक है ना, का सब चीजें पहले होती रही ना, फिर सरकारें क्यों बदली जाएं? कांग्रेस के वक्त में जो हो रहा है उसे होता रहने दीजिए। जो कांग्रेस कह रही है, आप लोग अलग कैसे हैं कि आप अपने रसूखदारों के ही तो नाम भेज रहे हैं ना। बात कर ले कैबिनेट मंत्री की बेटी का नाम अगर आईएएस के लिए जाता है, नॉमिनेट आप करना चाहते हैं, तो क्या अलग है फिर? यहाँ पे आप कहते हैं कि इनेलो और कांग्रेस भी करती है, तो आप अलग कैसे हैं, ये जानना चाहती है जनता। जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे पास एक बार कोई विदेश से आगे कंपनी वो कुछ डोनेशन चाह रहे थे, तो मैं भी डोनेशन देने के लिए तैयार था। तो मेरी मदर ने कहा कि भाई बाई चांस कि भाई ये जो काम वाली आती है इसके बच्चे भी काफी गरीब हैं जी, तो भाई मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने उनके बच्चों को स्कूल में डाल दिया और उनको डोनेशन देने की बजाय यहाँ हो गया। तो अब अगर इस चीज को देखा जाए, नहीं ये आप अगर इसको बोला जाए कि आपके नजदीकी आपने उनको दे दिया, तो हमें पहले हर जगह होते हैं, गरीब विदेश में नहीं, यहाँ भी है, तो प्रतिभावान हर उसमें है। और हमारी पार्टी तो आपके पास मैं आऊंगी, कहना आप कुछ चाह रहे हैं, उससे पहले मेरा भी एक सवाल है आपसे कि जो हम बात कर रहे हैं आईएएस के लिए नाम नॉमिनेट किए गए, उनमें से अगर बात कर रहे हैं हम कैबिनेट मंत्री की बेटी की, तो स्टैंप भी नहीं लगाई गई है, साथ ही कहें रिव्यूइंग जो अथॉरिटी थी वो अब खैर रही नहीं है, लेकिन साथ ही सिग्नेचर भी नहीं किए गए हैं, मुहर जो लगी है उसमें सिग्नेचर भी नहीं किए हैं, उसके बावजूद यूपीएससी तक चीजें पहुंच जाती हैं। तो कैसे इस तरह की खामियां, धांधली है सीधे सीधे? देखिए, मैं प्रदीप हुड्डा जी से यही सवाल पूछना चाहता था। जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस बताती है, ठीक है, फिर भी आप ये देखिए, आपने जो सवाल किया ये बड़ा वाजिब है कि यूपीएससी में नॉमिनेशन के लिए, आईएएस नॉमिनेट करने के लिए हरियाणा सरकार जो एससीएस ऑफिसर्स के नाम भेजती है या अधिकारियों के नाम भेजती है, उसमें 3 लोग हैं, तीनों सरकार के करीबी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीबी हैं। और सरकार ने या सरकारी अधिकारियों जिन्होंने ये नाम भेजे, उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि भाई उनकी एसीआर पूरी है या नहीं है, सिग्नेचर है या नहीं है, या उनका जो है एक्सपीरियंस ठीक है या नहीं है, यानी कि वो वहां से रिजेक्ट हो जाते हैं। देखा जाए तो ये सरकार की किरकिरी है एक तरीके से। और यूपीएससी में क्या मैसेज जाएगा कि हरियाणा में इस तरह के एससीएस अधिकारी हैं कि उनकी एसीआर पूरी नहीं है, किसी के सिग्नेचर नहीं मिलते और उनको भेज दिया गया है। तो ये सरकार का फेलियर है, कहीं ना कहीं लापरवाही है या धांधली है? नहीं, लापरवाही धांधली तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो सरकार जांच करेगी किस तरह क्या हुआ, लेकिन ये बात जरूर जाहिर करती है कि सरकार अपनी पार्टी के नजदीकी लोगों को भेजने के लिए किसी नियम कायदे कानून का पालन न करके बस उनको भेज के आईएएस बनवाना चाहती थी। और ये तो शुक्र है कि यूपीएससी ने ठीक एक्शन लिया और उनकी कमियां बता के उनको वापस कर दिया। तो सरकार के लिए एक फेलियर है और किरकिरी है सरकार की, और उसी तरह की चीजें कर रहे हैं जिस तरह इनेलो, कांग्रेस या और दल हर जगह करते हैं। फर्क क्या है? पंघाल साहब, कांग्रेस कैसे देखती है पूरे प्रकरण को? देखिए, मैं फोगाट साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, जो इन्होंने अपनी फजीयत कराई है जी। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जैसे करती रही है जी। या और कॉन्फिडेंस लगा लीजिए कि ऊपर सेंटर में इनकी सरकार है, नीचे सरकार है, तो आप कैसे भी भेज दीजिए, नाम तो आपने भेज पता है कि ये बेटी मेरी है, रिश्तेदार है, अपने आप होके आ जाएगा। हो सकता है और कॉन्फिडेंस में हो गया, अनुमान नहीं था इस बात का कि रिजेक्ट भी हो जाएंगे।
नहीं, ये फिर किस तरह का और कॉन्फिडेंस किसी भी नेता या मंत्री का? आपकी सरकार की बात कर लें या फिलहाल बीजेपी सरकार की? हमारी सरकार में अपने नहीं, आईएएस अगर ये बन जाते हैं कल को तो उम्मीद क्या रखे जनता? जिस तरह आप कोई भी काम कर ले, जीपीसी सरकार ने ऐसे करते थे, पहले भी ऐसे होता था। तो मैं प्रदीप भाई से पूछना चाहता हूँ, 10 साल हमारी सरकार रही, किस कैबिनेट मंत्री ने अपने बेटे का या किस इस तरह का कोई नाम भेज दिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार सिर्फ को इनको पता है कि मुश्किल से सरकार आई है, अपने बेटों का अपने नातों का काम करा लो, 2-2.5 साल बचे हैं, वो तो इन्होंने कुछ करना है नहीं, वो भी इनके रिजेक्ट हो रहे, फजीयत तो इनकी खूब हो रही है। ठीक है बलराम जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ये तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है बीजेपी का कि इतने बड़े मतलब आईएएस के लिए अगर ये भेज रहे हैं और नाम देने लग रहे हैं और जनता के अगर यूपीएससी ने कैंसिल करके वापस भेज दिया, या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या ये बीजेपी वाले खुद ही अपने आप में प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि अपने आप में ये प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। विधायक जिस प्रकार से टीवी चैनल के ऊपर बोल रहे हैं, तो बीजेपी के कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मुख्यमंत्री को समझ में आ रहा कि काम कैसे होगा, ना विधायक को समझ में आ रहा, ना मंत्री को समझ में आ रहा। सब अपने अपने घोड़े दौड़ाने में व्यस्त हैं और ये यूं ही मुझे लग रहा है 3 साल और निकाल देंगे। ठीक है, हुड्डा साहब आपके पास मैं आऊंगी। एक और बात, एक और कहें बिंदु अहम, लोकायुक्त के सामने एक शिकायत की गई जो कि सीएम के खिलाफ है और साथ ही कहें उनके पीएस खुलर के खिलाफ है, और उसमें जो टॉप फंक्शनरी जो हैं उन्हें कहें ओपन करने की एक मांग की गई है कि क्या अफसरशाही काम करती है और बीजेपी ने अपने करीबियों की भर्ती कर रखी है। तो ये एक शिकायत गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इसमें जैसे भी अभी पंगाल साहब और बलराम जी ने कहा उसी में आना चाहूंगा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं बीजेपी अपने उस सहयोगियों की भर्ती कर रही है और उन 5 में से बीजेपी के ही रिजेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इतना सपोर्ट सेंटर में भी बीजेपी है, जो प्रतिभावान है उनको भेज रहे हैं, जो नहीं है उनका वापस आ रहा है। यूपीएससी आ रहा है ना, कोई यूपीएससी पे दबाव वापस भेज रहे हैं, वो प्रतिभावान नहीं है, आप ये मानते हैं? फिर क्यों उनके नाम यहाँ मैं ज्योति जी ये बताना चाहूँ, क्यों भेजे जाए? आपने कहा पैनल ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सरकार में यूपीएससी पे कोई दबाव नहीं डाला जाता, यहाँ पे काम प्रतिभा से होता है और ईमानदारी से होता है। यहाँ सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ पे यूपीएससी पे कोई दबाव नहीं डाला जाता। सेंटर में बीजेपी सरकार है, उसके बावजूद नाम वापस कोई दबाव, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। क्यों इस तरह के नाम नॉमिनेट करने की आप सिफारिश करते हैं? नहीं, वो भेजे होंगे नाम, बिल्कुल सरकार प्रक्रिया है उस तरह भेजे, लेकिन इस सरकार में किसी भी कानूनी व्यवस्था पे, यूपीएससी पे, किसी संस्था पे कोई दबाव नहीं है। देखिए, वो बिल्कुल निर्भीक होकर काम कर सकते हैं। सरकार की हुई है और शिकायत पर हम आएंगे फिलहाल। कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है किसी क्लैरिकल मिस्टेक हो। नहीं, ये किस तरह की मिस्टेक है? ये क्लैरिकल मिस्टेक आप इसे नहीं कहेंगे, ये लापरवाही भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है आईएएस के लिए नाम भेजना और उस तरह की खामियां पाए जाना। पूरे हरियाणा के अंदर आप इतना लापरवाही, हरियाणा के अंदर ये 3 एक्सेस थे जो नाम भेज रहे थे, क्या पूरे हरियाणा के प्रतिभावान वही नहीं था? अरे बात नहीं, जो बाकी 2 एक्सेप्ट हुए हैं वो तो किसी के रिश्तेदार नहीं थे ना। उनके ठीक थे ना, उनके ठीक थे कि एसीआर पूरी कर रखी है, कोई खामियां नहीं है। अगर आप कहें कि अति आत्मविश्वास आप लोगों में हो जाता है, फिर क्यों हो जाता है वो भी गलत है। अगर कहें लापरवाही है वो भी गलत है, धांधली है ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपके करीबी हैं वो, आपकी पार्टी के, हम बात कर लें कैबिनेट मंत्री की या पीएस की बात कर लें, पार्टी तो वो करीबी क्यों है? 5 में से 3 नाम आप लोगों के करीबी हैं जिन्हें आप एचसीएस से आईएएस बनाना चाहते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं? सूबे में सिर्फ की बात करें, आईएएस अधिकारी भी आपके हों और साथ ही सीपीएस तो खैर आपके होंगे, राज्य मंत्री होंगे ही, साथ ही जो कैबिनेट के साथ साथ, सरकार के साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं वो सब आपके हों, ये बीजेपी सरकार चाहती है, जिसके चलते ये शिकायत की गई। बिंदु पर मैं आना चाहूंगी, उसका जवाब अभी नहीं आया। नहीं, ये मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, जो अधिकारी हैं उनको लय से लय में मिला के और काम 1 और 1 11 हो, तो उससे विकास की रफ्तार जो होगी वो तेज होगी। सिर्फ इसलिए किया जाता है। और जो भी उसमें निपुण है शिकायत को लेकर मैं जानना चाहूंगी कि शिकायत जो की गई है कि जो जितनी भी अफसरशाही है और जितने भी अधिकारियों की भर्ती करनी होती है, बीजेपी की लगातार कोशिशें हैं कि बीजेपी के करीबी वो हों। देखिए ज्योति जी, ये बहुत सीरियस लैप्सेस हैं गवर्नमेंट के पार्ट पे कि किसी ऑफिसर को आप नॉमिनेशन के लिए भेज रहे हैं और उसके फॉर्म में सिग्नेचर नहीं है, साइन उसने नहीं किए हैं, प्रॉपर फॉर्म नहीं भरा हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और सरकार की बेइज्जती किरकिरी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो तो शुक्र है कि यूपीएससी बेइज्जती होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, बेइज्जती होना एक बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शिकायत की बात है कि उन्होंने उसको शिकायत की है, मुझे याद आता है कि प्रीतमपाल सिंह जो अपने
इससे पहले। ठीक है नरवाल जी, समय कम है, छोटा सा जवाब चाहूंगी, बिल्कुल छोटा सा, समय इजाजत नहीं दे रहा। लोकायुक्त थे, उन्होंने अपनी सैलरी के लिए, उनके पास कोई पीएन भी नहीं था और इवन सैलरी के लिए भी उनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था कि मुझे कम से कम मेरी सैलरी तो आप प्रोवाइड दे दीजिए। अब भी लोकायुक्त की यही स्थिति है, कोई अच्छा सा काम लोकायुक्त के पास है नहीं हरियाणा। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो इशू टुनाइट में हमने चर्चा की कि किस तरह से सरकारें अपने करीबियों को खुश करने की कोशिशें करती हैं और जनता पर उनका क्या प्रभाव जाता है और जनता क्या कुछ उम्मीदें रखे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।